हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। तो आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के। ठीक है, तीनों चैप्टर से देखेंगे क्योंकि तीनों चैप्टर में बहुत ही कम कम प्रश्न है, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम तीनों चैप्टर को कवर करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में ऐसे ही 2-3 चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो सभी बोर्ड वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सो प्लीज़ आप सभी बच्चे, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे भारत के कोई भी बोर्ड से हो, आप अगर हिंदी मीडियम से है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। सो प्लीज़ आप सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला चैप्टर का नाम है आपका, सबसे पहले चैप्टर का नाम जान लीजिए। आपका चैप्टर का नाम है मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विषय। यानी मानव भूगोल में क्या पढ़ना है? प्रकृति एवं विषय के बारे में, प्रकृति विषय के क्षेत्र के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल या चिकित्सा भूगोल? तो कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल। क्या हो जाएगा? चिकित्सा भूगोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्रोबा को, टोल्मी को, हैकेल को या रैटजेल को? तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हम लोग जानते हैं किसे कहा जाता है, तो रैटजेल को कहा जाता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से। ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी की परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? यानी मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? रिटर ने, रैटजेल ने, कुमारी सैंपल ने या टेलर ने? तो आपका राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कुमारी सैंपल ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका ये रहा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा और प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, काफी कम क्वेश्चन लिया गया और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया सीधे एग्जाम के लिए आपके लिए। ठीक है, चलिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं रखते हैं? सैंपल जी, रैटजेल या बर्ट्रैंड रसेल या हंटिंगटन? तो 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन, यानी निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं रखते हैं? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल। कौन नहीं रखते हैं? तो बर्ट्रैंड रसेल नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है संभवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? संभवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को, दोनों को या इनमें से को इन्हीं? तो 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक घटक को भी और मानवीय घटक को आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी संवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक को भी और मानवीय घटक को भी महत्वपूर्ण माना गया। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका छठा नंबर प्रश्न कर रहा है नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ब्लास, रैटजेल, हमबोल्ट या टेलर? तो नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, टेलर संबंधित है। क्या है? टेलर संबंधित है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का कौन सा स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र या चंद्रमा के चट्टानी पदार्थ के नमूने या प्राचीन महाकाव्य? 7 का आंसर तो देखिए 7 का आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं? तो प्राचीन महाकाव्य से भौगोलिक
मौलिक सूचना का स्रोत यानी नहीं ले सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी बच्चे प्लीज ध्यान से इसे याद करेंगे, चाहे किसी भी बोर्ड के या हो आप स्टूडेंट, आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? समकालीनात्मक अनुशासन या मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन या वैधता पर आश्रित या प्रौद्योगिकी के विकास की फलस्वरूप। तो आपका 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, सकालनात्मक अनुशासन जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कहना प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। प्रकृति और मानव की पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है बुद्धिमत्ता या तकनीकी या समझबूझ या भाईचारा। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, बुद्धिमत्ता, तकनीकी, समझबूझ या भाईचारा। तो 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, तकनीकी। क्या हो जाएगा, तकनीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन और पहला चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। पहला चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा चैप्टर देखेंगे, उसके बाद तीसरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो बताइए पहला 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं रखते। यानी निम्नलिखित में से कौन है जो मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं रखते। परिवहन, कृषि, गृह विज्ञान, वस्त्र उद्योग। काफी गजब का प्रश्न है आपके लिए। तो देखिए निम्नलिखित में मानव का मूलभूत आवश्यकता में यानी मूल आवश्यकताओं में आपका कृषि भी आ जाएगा। कृषि से हम लोग यानी अपना भरण पोषण करते हैं, गृह विज्ञान से रहते हैं और वस्त्र उद्योग पहनते हैं। आपका इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से नहीं पूछा है तो परिवहन हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब दूसरा चैप्टर देखेंगे। देखिए ज्योग्राफी क्लास 12 ऑल बोर्ड के लिए है। चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व में वृद्धि। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेंगे। अभी 10 देखिए, उसके बाद आप 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद चैप्टर 3 में काफी कम प्रश्न, मात्र 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 के पहला क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 के पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। यानी निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बदले क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ओमान का, लाइबेरिया का, लाटविया का या डेनमार्क का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लाटविया का। लाटविया का जनसंख्या बढ़ने के बदले क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है, चलिए आपका दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राजील या बांग्लादेश या इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 2 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जनानकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। जनानकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, मार्शल ने, अमर्त्य सेन ने या नोएस्टीन ने या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, नोएस्टीन ने दिया था जनानकीकी सिद्धांत। ठीक है, संक्रमण सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, प्रवास, आवास, जन्म या मृत्यु। तो 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, आवास। क्या हो जाएगा, आवास। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का
सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार या व्यवसाय। तो देखिए पुरुष अगर भारत में प्रवास करते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? काम और रोजगार की कमी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें जहां पे सघन जनसंख्या पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश। काफी गजब का प्रश्न है आपके लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो 6 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में? बताइए जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? तो 7 का आपका राइट आंसर हमेशा ए हो जाएगा, अफ्रीका में। कहाँ है? तो अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश है यमन, डेनमार्क, स्पेन या रूस। तो देखिए उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति या मिट्टी या प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका 9 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, स्थलाकृति। क्या हो जाएगा? स्थलाकृति आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या है? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 करोड़ अरब हुई थी? यानी किस वर्ष विश्व की जनसंख्या, विश्व की मानव जनसंख्या यानी विश्व में पूरे मानव जनसंख्या कितना हो गया था? 6 अरब हुआ था। 1750, 1775, 1830 या 1999? तो 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1999 में आपका कितना हो गया था? मानव जनसंख्या 6 अरब हुआ था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए या वायु प्रदूषण के लिए या गंदी बस्तियों के लिए? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रवास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जनन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जनन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। रहन सहन की निम्न दशाएं या रहन सहन की अच्छी दशा या शांति एवं स्थायित्व या अनुकूलन जलवायु? प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जनन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रहन सहन की निम्न दशाएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आपका 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल में से ही है? यानी सऊदी अरब के किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी पश्चिम प्राचीन काल से ही है, यानी पहले से ही है, पूर्वी से या पश्चिमी में या उत्तरी में या दक्षिणी में? तो आपका राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में जनसंख्या सबसे अधिक है वहां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न आपके लिए ये प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थे? यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? बहुत ही गजब का प्रश्न है और बहुत ही एमवीपीआई प्रश्न है। एमवीपीआई प्रश्न है। देखिए वही प्रश्न इस पूरे वीडियो में लाए हुए जो आपकी एग्जाम के लिए और आपके लिए काफी जानना जरूरी है। फालतू का
क्वेश्चन नहीं लाया, फालतू का क्वेश्चन लाते तो काफी क्वेश्चन ले आते, लेकिन फालतू का क्वेश्चन नहीं लाया, वही क्वेश्चन लाया जो आपके लिए एग्जाम में जरूरी हो। तो देखिए चैप्टर 1 में हम कितने प्रश्न का चर्चा करेंगे, 10। चैप्टर 2 में हम 16 प्रश्न का चर्चा करेंगे, जिसमें भी 14 कर रहे हैं, उसके बाद 2 बचेगा। उसके बाद चैप्टर 3 में मात्र 3 प्रश्न का चर्चा करेंगे, बहुत ही कम प्रश्न का। बताइए तो निम्नलिखित में से किस देश के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग ताकि समझ में आ जाए। 15 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, यानी गलत है, ये प्रश्न कह रहा है। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, या विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, या सी में है आपका 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, या जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। काफी गजब का प्रश्न है आपका। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य गलत है? तो देखिए आपका तथ्य गलत में आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। आपका यह गलत है, नहीं तो आपका यह भी सही है। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ा है, सही है। और विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते, यह भी सही है। आप 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने की जनसंख्या लगभग 100 वर्ष लग जाते हैं, यह भी सही है। आपका राइट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका इस चैप्टर से 16 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जहां पे विरल जनसंख्या नहीं पाया जाता है? ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, या दक्षिण पूर्वी एशिया, या अटाकामा। तो आपका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया, जहां पर विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र यह नहीं है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 भी अब एंड हो गया। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 3 पे बात करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 3 आ गया। चैप्टर नंबर 3 में भी वही कार्य लिखा गया है, चैप्टर यानी ज्योग्राफी क्लास 12th फॉर ऑल बोर्ड, यानी सभी बोर्डों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3 का नाम है जनसंख्या संगठन। क्या नाम है? जनसंख्या संगठन। इसी चैप्टर को देखने वाले निशार फाउंडेशन हॉस्टल दीक्षा क्लास स्टडी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए। चलिए ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया तीसरा नंबर चैप्टर से। तीसरा नंबर चैप्टर से पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? जनसंख्या का घनत्व, आयु संरचना, या लिंग संरचना, या साक्षरता। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? तो एक का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जनसंख्या का घनत्व। यानी जनसंख्या संगठन का अंग में कौन नहीं आएगा? तो जनसंख्या का घनत्व नहीं आएगा। नहीं, अच्छा नहीं तो वायु संरचना भी आएगा, लिंग संरचना भी आएगा, साक्षरता भी आएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर इसीलिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके लिए दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ओसेनिया, या उत्तरी अमेरिका, या लैटिन अमेरिका, या यूरोप। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, या पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, या आर्थिक सहयोग और आर्थिक संगठन, या चीन को छोड़कर शेष पूर्वी एशिया।
तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। क्या हो जाएगा, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर। आज हम देखे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक का जितने भी ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न में बात की थी। देखिए क्या कि हम लोग बहुत ही कम प्रश्न का पे चर्चा की, लेकिन वो प्रश्न पे चर्चा की है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी था, जो प्रश्न जानने आपके लिए। ठीक है, तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ और बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहिए। अगले वीडियो में हम ऐसी ही कोशिश करेंगे चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 6 तक का वीडियो लाने का। ठीक है, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में बहुत ही कम प्रश्न है, यानी जो बुक है हमारा 12th क्लास के बुक 1 और बुक 2, तो बुक 1 में भी काफ़ी कम छोटे कम प्रश्न है और बुक 2 में भी बहुत ही कम प्रश्न है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे ऐसे ही लाने का ताकि हम जल्दी से जल्दी कवर भी कर ले। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इससे भी नहीं होगा तो आप हमारे 8920713254 पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर्स। यूं ही बने रहिए दीक्षा फैमिली के साथ।